हमने पहले भी अपनी एक दो वीडियोस हम डाल चुके हैं, नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में आपको बताया था। उसके बाद हमने कल ही अपना वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने आपकी डेट शीट बता दी गई है। एंड अगर आपको वो वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अदर ग्रुप्स ऑल्सो, ताकि हमें भी आपका पता चले कि हमें लोग मोटिवेट कर रहे हैं। हमें भी आपके एक एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, मेनली पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग डेट शीट, उसमें काफ़ी हमें ये भी सुनने के लिए आता है कि ये फेक है या ये अपलोडेड नहीं है। तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किसी भी यूट्यूब पे जो वीडियो डलती है उसको फेक बोलने से पहले आप अपने फैक्ट्स को क्लियर रखें, क्योंकि जो भी हम अपडेशन करते हैं वो हमारी बिल्कुल जेन्युइन होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, आज नहीं तो कल वो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी वो चीज़ आ जाती है। और एएसके एकेडमी ऐसे कॉलेजेस से एसोसिएटेड रहती है जो कि पूरी तरीके से एमडीयू के अंडर है, पहली बात। दूसरी बात कि वो फुल्ली स्टाफ्ड कॉलेज होते हैं। हमारा कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो प्राइवेट हो या जो ऐसे यूनिवर्सिटी या ऐसे लेवल पर हो जो कि अच्छा ना हो। हमारे सभी कॉलेज बहुत ही रेपुटेटेड है और बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं और एमडीयू से एफिलेटेड है। तो हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी वेग नहीं होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी ऐसी नहीं होगी जो फेक होगी। पहली तो ये बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ। उसके बाद हम आज के टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है 24 अक्टूबर से आपके पेपर शुरू हैं सेकेंड ईयर के, और 27 अक्टूबर को हमारा आज का टॉपिक यानी क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपका मेन पेपर माना जाता है। इस बार के पेपर आपके 45 मिनट्स के हो रहे हैं और एमसीक्यू बेस्ड पर हो रहे हैं। और हम आपको पहले बता चुके हैं, अपनी सबसे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है और कैसे कैसे आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 45 मिनट से अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि 45 मिनट्स का पेपर है तो यानी कि सिलेबस में डिडक्शन हुआ है। सिलेबस में डिडक्शन नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चंस आपके ज़रूर कम हुए हैं इस बार के। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हो, पता नहीं वो 45 क्वेश्चंस दे दे या आपको 40 क्वेश्चंस दे दे 2-2 नंबर के। किसी भी तरीके से ये चीज़ हो सकती है। अभी ये चीज़ क्लेरिफाई नहीं है तो हम आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं इस बारे में। तो लेट्स कम टू द वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, जिसमें हमारी 4 यूनिट आती है। फर्स्ट यूनिट में हम डिस्कस करते हैं सारी इम्पेयरमेंट्स, चाहे वो विजुअल है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, आपकी स्पीच थेरेपिस्ट है, आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या आपके स्टूडेंट को किसी भी तरीके की कोई डिसेबिलिटी होती है या इम्पेयरमेंट होती है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि किस किस तरह की होती है और इन्हें किस किस लेवल पे हम ठीक कर सकते हैं, क्या क्या इनकी रेमेडीज़ होती है। सेकेंड यूनिट पे आती है हमारी सारी एक्ट्स, सारी स्ट्रैटेजीज, सारी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने शुरू की है, जैसे कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन, आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर रिसर्च की जाती है आपकी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की। फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए दीनदयाल उपाध्याय की इंस्टीट्यूट बनाया गया है। हम इन स्वामी विवेकानंद का इंस्टीट्यूट भी है हमारे यहाँ, और हमारी राइट टू एजुकेशन की पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है फॉर पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबल्ड पर्सन के लिए हमने जितनी पॉलिसीज़ और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं इसमें। थर्ड यूनिट में हमारा आ जाता है स्पेशल नीड्स एंड एजुकेशन, कि हमारी लर्निंग स्टाइल्स में, हमारी बेसिकली लर्निंग में क्या क्या हमारी स्पेशल नीड्स, अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसके लिए हियरिंग इम्पेयरमेंट की क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट है, हम उसे विजुअली उस बच्चे के अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। अगर उसे विजुअल इम्पेयरमेंट है तो ब्रेलेट आती है हमारे पास, स्कूल में टीचिंग एड होता है हमारा, उनके लिए स्पेशल एड्स मंगवाए जाते हैं जिसके थ्रू वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर पाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट फिजिकली हैंडीकैप्ड है या हमारी चलने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए अलग तरीके की स्टेयर्स होती है, लिफ्ट का अरेंजमेंट होता है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। एंड फोर्थ यूनिट में हमारी है प्रैक्टिस एंड सपोर्टिंग सिस्टम, वो सपोर्टिंग सिस्टम जो इन बच्चों को हेल्प करता है समाज में इकोनॉमिकली स्टेबल होने के लिए, ताकि वो आगे जाके जब वो स्कूल से निकल जाए तो वो समाज में इतने स्टेबल हों कि वो अपने लिए कम से कम कमा के 2 वक्त की रोटी खा सके और इतने सक्षम हो कि हमारे नेशन में कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा सके हमारे नेशन की डेवलपमेंट के लिए। इसलिए हम स्पेशल नीड्स पढ़ते हैं कि जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चा हमारा स्पेशल है, स्पेशल इन अ वे कि उसके अंदर किसी ना किसी तरीके की कोई कमी है दूसरे बच्चे से। कमी नहीं बोलते हैं हम इन बच्चों को, स्पेशल बोलते हैं कि इनके अंदर कोई स्पेशल शक्ति होती है। तो उस बच्चे के लिए हम इतना उसे सक्षम कर दें कि वो समाज में
हमारे समाज को भी आगे डेवलप करे और खुद को भी आगे डेवलप करे। तो लेट्स कम टू द वीडियो एंड लेट्स गो टू द क्वेश्चन ऑफ क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल टुडे। तो ये है हमारे पेपर नंबर 3 के कुछ MCQs जो ASK अकेडमी ने तैयार किए हैं आपके क्रिएटिव और इंक्लूसिव स्कूल के लिए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज SEN स्टैंड फॉर। SEN इज एन एक्रोनिम और ऑप्शन ए है हमारा स्पेशल एजुकेशन नीड्स, ऑप्शन बी है स्पेशल एंड एक्सेप्शनल नीड्स, ऑप्शन बी है स्पेशल इमोशनल नेगोशिएशन, ऑप्शन डी है हमारा स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। तो इसको आप देखते ही बता सकते हैं कि इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए यानी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। जो एजुकेशन के टाइम पर स्पेशल नीड्स दी जाती है उनको हम SEN यानी कि स्पेशल स्टूडेंट के लिए जो स्पेशल नीड्स दी जाती है उनको हम स्पेशल एजुकेशन नीड्स कहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सेकेंड क्वेश्चन, कि इनमें से किस में डिसेबिलिटी आप बोल सकते हैं। अ डिसेबिलिटी में बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस में डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी मतलब है कि किसी भी तरीके से वो बंदा असक्षम है, वो शख्स असक्षम है अपने आप को कंप्लीटली फिट कहने के लिए कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। स्पीच थेरेपिस्ट होती है, स्पीच में प्रॉब्लम आती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम होती है, आईसाइट की प्रॉब्लम होती है। कॉन्टिनेंस, डेक्सट्रेटरी और फिजिकल कोऑर्डिनेशन, हमारे जो फिजिकल कोऑर्डिनेशन यानी लेप्रोसी की जो हमें प्रॉब्लम होती है तब हमारी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। मोबिलिटी, परसेप्शन और मेमोरी, हमारा हाफ मेमोरी लॉस हो जाते हैं जब एजनिंग होती है हमारा, तो पार्शियली मेमोरी लॉस होने लग जाते हैं, तो इसकी भी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हम देखें ऑप्शन ए में भी सारी हमारी डिसेबिलिटीज़ है, ऑप्शन बी में भी हमारी सारी डिसेबिलिटीज़ है, ऑप्शन डी में भी हमारी सारी डिसेबिलिटीज़ है और ऑप्शन सी है ऑल ऑफ दीज, यानी हमारा आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन सी ऑल ऑफ दीज। सारी चीज़ों में हमारी कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ गिफ्टेड चिल्ड्रन कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो हमारा गिफ्टेड चाइल्ड है वो कौन सी स्पेशल नीड्स के अंडर हमारा आता है। सेंसरी, क्या उसे सेंसेस की एक स्पेशल कहते हैं ना कि इस बच्चे में तो एक सिक्स सेंस है, सिक्स सेंस दी जाती है, क्या वो स्कॉलिस्टिक बैकवर्डनेस में आता है या इंटेलेक्चुअल में आता है। ऑप्शन ए सेंसरी मोटर नहीं, ऑप्शन बी स्कॉलिस्टिक बैकवर्डनेस होती है हमारे मार्जिनल सेक्शन, SC/ST कैटेगरी, जो स्पेशल सेक्शंस होते हैं हमारी सोसाइटी के जो किसी ना किसी तरीके से हमारे समाज में पिछड़े गए हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है प्रीवियसली, तो उन्हें आज के डेट में प्रिविलेजेस दी जाती है, ये उस सेक्शन में भी नहीं आते हैं। क्या ये इंटेलेक्चुअल होते हैं, क्या इनकी सोचने की क्षमता बाकी बच्चों से अधिक होती है। जी हाँ, तो हमारा ऑप्शन सी जो है इसका इंटेलेक्चुअल हमारा आंसर होगा, यानी कि उनकी सोचने की क्षमता बाकी बच्चों से अधिक होती है, इसलिए वो गिफ्टेड चिल्ड्रन बोले जाते हैं जिनको स्पेशल नीड्स यानी कि एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा बुक से हटके थोड़ी पढ़ाई की आवश्यकता होती है। फिर हमारा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज आर दी पार्ट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट होता है जिसे दिखने में कोई ना कोई तकलीफ होती है जिस शख्स को, उसे हम बोलते हैं विजुअली इम्पेयरमेंट पर्सन। डायबिटिक रेटिनोपैथी, ऑप्शन ए, डायबिटिक की वजह से उसकी देखने की क्षमता कम हो जाती है। डायबिटिक एक खुद में ही एक प्रॉब्लम है, एक डिसेबिलिटी है, उसकी वजह से जो आपको देखने की क्षमता कम हो जाती है तो उसे बोला जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। ऑप्शन बी निस्टमैग्मस, ये भी एक तरीके की आपकी डिसेबिलिटी होती है विजुअल इम्पेयरमेंट में, जिससे हमें देखने की क्षमता हमारी धीरे धीरे घटती जाती है। ऑप्शन सी कोलाबामा होता है मोतिया बिंदु, जब आपकी आंखों के आगे क्लाउड फॉर्मेशन होने लग जाती है और धीरे धीरे आपकी देखने की क्षमता कम हो जाती है। ऑप्शन डी है इन्हीं सभी में यानी ऑल ऑफ द अबव, कि ऊपर जितने भी है सभी में कुछ ना कुछ विजुअल इम्पेयरमेंट है। तो अगर आप गौर से देखो तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों में ही आपको दिखने में कोई ना कोई तकलीफ पाई जाएगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, हमारा ऑप्शन डी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ माइल्ड हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस अब हर तरीके का होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल हल्का सा सुनाई देता है,
कुछ लोगों को ज़्यादा बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, कुछ लोगों को ये बिल्कुल ही कम होती है प्रॉब्लम। तो इसकी भी डिग्री होती है कि कौन सी डिग्री है आपकी हियरिंग लॉस की। 90 से ज़्यादा जब DBHL हो, यानी कि आपको बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कोई ना कोई एड चाहिए सुनने के लिए। 26 to 40 DBHL हो, यानी हल्का सुनाई देता है और हल्का सुनाई नहीं देता है। 41 to 55 DBHL, यानी कि हल्के से थोड़ा अधिक, कुछ कुछ वर्ड सुनाई देते हैं और कुछ कुछ बातें सुनाई नहीं देती है। 16 to 25 DBHL, ये बिल्कुल ही हमारा माइल्ड कह लो या लो हियरिंग लॉस होता है, उसका होता है। तो माइल्ड हियरिंग लॉस में हमारा आ जाता है ऑप्शन बी, यानी 26 to 40 DBHL। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट LRE स्टैंड फॉर। LRE खुद में एक एक्रोनिम है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन LRE व्हाट डज R स्टैंड फॉर। आपसे इंडिविजुअल एक लेटर भी पूछा जा सकता है एक्रोनिम का, और पूरा एक्रोनिम भी पूछा जा सकता है पेपर में। ऑप्शन ए, लर्निंग रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट, पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, इन्वायरमेंट को बनाना। लर्नर रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, जो लर्नर है उसके अकॉर्डिंग कोई इक्विपमेंट बनाना, कोई ऐसा एड बनाना जो उसे पढ़ाई में मदद करता हो। लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसमें आपके रिस्ट्रिक्शंस कम से कम हो, यानी कि एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है टीचर, अध्यापक और आपके स्टूडेंट, यानी शिक्षक स्टूडेंट के बीच में, कि आपकी कम से कम रिस्ट्रिक्शंस है एनवायरनमेंट में। अगर उसे सुनाई नहीं दे रहा है तो आप विजुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उसे दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ऑडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम रिस्ट्रिक्शंस है उस एनवायरनमेंट में, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना क्लासरूम में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं आएगा, ऑप्शन सी लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट ही आपका आंसर होगा। एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसमें अध्यापक और शिक्षक दोनों के बीच में कम से कम रिस्ट्रिक्शंस है, कम से कम बैरियर्स हैं, कम से कम दुविधाएं हैं पढ़ाई में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, नेम द मेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो राइट हमें दिया गया है उसमें कौन कौन से प्रोविजंस आपके मेनली आते हैं। तो इसमें है रिस्ट्रिक्टेड रिस्टोरेशन एंड इवैल्यूएशन, ऑप्शन ए, यानी कि कम से कम आपकी हर्डल्स होनी, ऑब्स्टेकल्स जो आते हैं हमारे इन्वायरमेंट में वो होने। रिस्टोरेशन, जो भी हमने पढ़ाया है बच्चों को वो रिस्टोर होना उनकी मेमोरी में, या इवैल्यूएशन कि उसे कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। रिमोट एरियाज़, वहाँ तक पहुँचना जहाँ पे आपका एजुकेशन नहीं पहुँच पाती है। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपकी मोबिलिटी नहीं होती है, जहाँ पे आपके नेटवर्क्स नहीं है, या जहाँ पे आपके स्कूल्स नहीं खुले हुए, वहाँ पे एजुकेशन को पहुँचाना। रिस्टोरेशन एंड डायग्नोसिस, कि हमें कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। या ऑप्शन सी, रिस्टोर, रिकॉल एंड मेमोराइज। रिस्टोर, जो हमने देखा है उसे अपनी मेमोरी में स्टोर करना, रिकॉल, उसको याद करना, मेमोराइज, उसको याद रखना। या फिर ऑप्शन डी, रीअफर्मिंग, रिकॉलिंग एंड नोटिंग, कि जो हमने हमारे जो भी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं अध्यापक उसे समझना, उसे याद करना और फिर उसके नोट्स बनाना, उसे नोट करना। तो इसमें हमारा मेन प्रोविजंस आएंगे ऑप्शन डी में, यानी रीअफर्मिंग, रिकॉलिंग एंड नोटिंग में। फिर इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज UNCRPD मीन्स एंड व्हेन डिड इट स्टार्टेड। यह आपका बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। व्हेन डिड इट स्टार्टेड, आपको डेट इसकी याद ही करनी पड़ेगी कि कौन सा प्रोविजन या कौन सा एक्ट या कौन सी पॉलिसी कब बनी है और किसने बनाई है। इसमें आपको सारी पॉलिसीज़ की याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें हम सिर्फ वही पॉलिसीज़ या वही एक्ट याद करते हैं जिनकी हमारी रिसेंटली चर्चाओं में आए हैं और रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया है या इसके ऊपर कुछ ना कुछ चर्चा की गई है। आपसे UNCRPD का कंप्लीट मतलब भी पूछ सकते हैं वो, कि ये पूरा जो वर्ड है इसके एक्रोनिम बता दो, या आपसे सिंगल लेटर के बारे में भी पूछ सकते हैं कि UNCRPD में C क्या है या R क्या है या P क्या है। वो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन में सवाल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन राइट ऑफ पॉवर्टी डिप्रिशिएशन 2001। ऑप्शन बी, UN कन्वेंशन ऑफ चिल्ड्रन राइट टू प्रॉपर एजुकेशन 2006। ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन रिस्टोरेशन ऑफ देयर एजुकेशन राइट्स 2005। या फिर ऑप्शन डी, UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006।
तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006 में ये आपका राइट आया था कि यूनाइटेड नेशन ने कन्वेंशन मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी हमारी, जिसमें 16 कंट्रीज आई थी और जिसमें हमारा हुआ था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कि जिस भी पर्सन को कोई डिसेबिलिटी है उसका भी प्रॉपर राइट ऑफ एजुकेशन में प्रॉपर अधिकार है। फिर आपका आ जाता है सवाल नंबर 9, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड इन विच आर्टिकल ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। आपका इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो एजुकेशन है वो इक्वालिटी में दी जाए और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के दी जाए। डिस्क्रिमिनेशन कैसे कि पहले आपको, अगर आपने प्रीवियसली हिस्ट्री पढ़ी हो या सोशोलॉजी में आपने पढ़ा हो, तो जो लोग किसी न किसी तरीके से असक्षम रहते थे, यानी कि अगर किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है या किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उनके लिए वो अलग अलग सेक्शन बना देते थे या उन्हें एडमिशन ही नहीं देते थे कुछ स्कूल्स। तो अब ये हमारा 2006 में जो एक्ट आया है, हमारे आर्टिकल में भी इसकी अमेंडमेंट की गई है कि जिस भी व्यक्ति को कोई ना कोई डिसेबिलिटी है उसको हम इंक्लूसिव स्कूल देंगे, यानी कि इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि वो भी बाकी बच्चों की तरह ही सक्षम कहलाया जाएगा अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 5, ऑप्शन सी आर्टिकल 18 या ऑप्शन डी आर्टिकल 7। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में ये आपकी अमेंडमेंट की गई है जिसमें कि इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड किया गया है विद द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज में। फिर आ जाता है सवाल नंबर 10 आपका, यानी कि द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। आप सभी को नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 100% करनी ही है, क्योंकि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एज अ टीचर भी आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली भी इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, तो ये सवाल आने की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है पेपर में। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2006 डील्ड विद व्हाट। ये किसके तहत, इसके अंदर क्या चीज़ें आती है? और ये भी पूछ सकते हैं कि द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हमारा कौन से ईयर में आया था। आपसे या तो ईयर पूछेंगे 2006 में आया था ये एक्ट, या फिर ये पूछ सकते हैं कि इस एक्ट के अंदर है क्या 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 पॉलिसी में चेंज क्या किया गया है। तो इसका आंसर आएगा बैरियर फ्री एजुकेशन, कि जो एजुकेशन है उसमें कोई बैरियर नहीं आएगा, उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, चाहे वो विजुअली इम्पेयरमेंट है, एजुकेशन का उसे कंप्लीट अधिकार है। या फिजिकली रिहैबिलिटेशन स्ट्रैटेजीज बनाई जाए। जो फिजिकली रिहैबिलिटेशन स्ट्रैटेजीज हमारी होती हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसकी फिजियोथेरेपी करवाई जाए, ऑर्थोपेडिक्स को बुलाया जाए, उसको इतना सक्षम बनाया जाए कि वो समाज में इकोनॉमिकली और इमोशनली स्टेबल रह सके, उसे ऐसा ना लगे कि मेरी इस कमी की वजह से मैं शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाया हूँ। या प्रमोशन ऑफ एनजीओज हो, जो कुछ एनजीओज होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है इनका, इसमें कोई लॉस के बारे में बात नहीं होती है, ये सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन गवर्नमेंटल होती हैं और ये लोगों के हित के लिए कार्य करती हैं। ये ऐसे काम करती हैं जिनसे जो विजुअली इम्पेयरमेंट है या जो थोड़े मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, ऑटिज्म होता है जैसे कई बच्चों को, या जो लेप्रोसी के शिकार होते हैं, उन बच्चों को ये प्रोत्साहित करती है मिनिमम लर्निंग प्रोग्रामिंग के लिए, यानी कि कम से कम शिक्षा दी जाए, इतनी शिक्षा उन्हें मिल जाए कि वो समाज में सक्षम बन पाए, अपने आप को समर्थ समझे, अपने आप को इस काबिल समझे कि वो अपने लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ कमाई कर सके। तो इसमें ये ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही आपके नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में इंक्लूडेड है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही इंक्लूड होंगे इसमें। फिर आ जाता है आपका सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 आपसे कहता है कि POA एक्ट स्ट्रेंथन बाय विच एक्ट एंड इन विच ईयर। प्रोग्राम ऑफ एक्शन एक्ट कौन से एक्ट के तहत हमें मिला, मतलब कि एक एक्ट बना, उसके अंडर ये एक्ट बना, यानी कि आपका एक सब पार्ट है ये किसी एक बड़े एक्ट का। तो वो कौन सा एक्ट है और वो कौन से साल में हमारा बना गया है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 1992 हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी RCI एक्ट, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट एक्ट बना हमारा 1992।
RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 1992, या इनमें से कोई भी नहीं, हमारा ऑप्शन डी है। तो अगर आप देखो तो ईयर तो हमें कंफर्म हो जाता है 1992, क्योंकि तीनों ऑप्शन में 1992 ही है। अब आपका एक्ट ये भी बहुत एप्लीकेशन बेस्ड है, ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट के तहत ये बना था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, और ये 1992 में बना था। फिर आ जाता है आपका सवाल नंबर 12, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च ये सबसे पहले कौन सी सिटी में बना, और सबसे पहली बात तो है ये क्यों बनाया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च ये उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि उन बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं, उन बच्चों को मोटिवेशन करना चाहते हैं जिन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डाला जाता है। यानी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाके उन्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इन बच्चों के साथ डील आउट कर सके। उनके ऊपर स्पेशल रिसर्च की जाती है कि किस तरीके की मेडिसिन उनको देनी है, किस तरीके की टीचिंग रेमेडीज उनको देनी है, किस तरह से उनके साथ बिहेवियर वाइज किस तरीके से डील आउट करनी है चीज़ें, ये सब। और ये सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर हमारा कहाँ बना था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, या ऑप्शन डी कटक। तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कटक में ये सबसे पहले हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर खुला था, जहाँ पे बच्चों को रिसर्च और ट्रेनिंग दी गई थी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाके उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाना है या उन बच्चों के साथ किस तरीके से डील आउट करना है। फिर आपका सवाल नंबर 13 है, ADHD रेफर्स टू व्हाट। ADHD आज के टाइम पे बहुत अधिक चर्चा में है क्योंकि ये रिसेंटली ही हमारा रिसर्च हुई है इसके ऊपर। अब इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ADHD में H क्या है, एक पर्टिकुलर लेटर भी पूछा जा सकता है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आजकल क्वेश्चन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। वो पुराना फॉर्मेट को कहीं ना कहीं हम भी बदलने की कोशिश करते हैं ताकि हम नए से नए और अधिक से अधिक सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो इसमें ऑप्शन ए है अटेंशन शॉर्ट स्पैन, अटेंशन की कमी होना, अटेंशन का शॉर्ट स्पैन होना। ऑप्शन बी है अटेंशन डेफिशिएट इन हायर क्लास, जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते जाते हैं उस बच्चे का अटेंशन स्पैन कम होता जाता है। ऑप्शन सी है अटेंटिव डिप्रिशिएशन इन हायर ऑर्डर, कि जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी अटेंशन कम होती जाती है। या ऑप्शन डी है हमारा अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये वो बच्चों को होती है जो हाइपर एक्टिव होते हैं, उनके अंदर इस तरीके के हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, उनकी बॉडी में इस तरीके के बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, वो क्लास में एक जगह बैठ ही नहीं पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, वो बाकी बच्चों से अधिक क्षमता रखते हैं हाइपर एक्टिविटी के लिए। उनका अटेंशन स्पैन किसी भी एक चीज़ पे फोकसली एक ही बारी में नहीं लगता है, उनका अटेंशन बहुत जल्दी, कहते हैं ना बहुत ही चुलबुले होते हैं वो बच्चे, उनका अटेंशन स्पैन एक से दूसरी चीज़ें बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है एक तरह से। फिर आता है हमारा सवाल नंबर 14, यानी कि अकॉर्डिंग टू NEYC नेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन फॉर यंग चिल्ड्रन में कौन सा एलिमेंट स्कूल रेडीनेस में आता है? स्कूल रेडीनेस में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? नेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन फॉर द यंग चिल्ड्रन। अब NEYC की भी फुल फॉर्म वो आपसे पूछ सकते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर लेटर के बारे में भी पूछ सकते हैं कि E किसके लिए स्टैंड होता है या Y किसके लिए स्टैंड होता है। तो इसमें हमारे कौन से एलिमेंट आते हैं? काइनेस्थेटिक, क्या उसे जो हमारा काइनेस्थेटिक होता है जो हम मोटर स्किल से एक्टिविटीज़ को प्रस्तुत करते हैं अपने स्कूल्स में। ऑप्शन बी इनोवेटिव, क्या वो बच्चे इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ऑप्शन सी, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, क्या इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करते हैं। या ऑप्शन डी, क्या वो ऑब्जर्वर होते हैं, यानी कि किसी को देख के वो कोई चीज़ सीखते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर, कि वह स्टूडेंट्स, वह बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ अप्रोच करते हैं। स्कूल रेडीनेस है कि मतलब कि स्कूल तैयार है आपके बच्चों को उस तरीके से स्टैंड करने के लिए समाज में कि उनके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे, चाहे वो हाइपोथेटिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई भी उनके सामने समस्या आए। स्कूल तैयार है उन बच्चों को रेडी करने के लिए, हमारे समाज में अच्छे से स्टैंड आउट करने के लिए।
फिर आ जाते हैं सवाल नंबर 15। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। When did RMSA establish? RMSA की पॉलिसी कब स्टैब्लिश हुई थी? ऑप्शन ए मार्च 2009 में, ऑप्शन बी अक्टूबर 2002 में, ऑप्शन सी अप्रैल 1975 में, या ऑप्शन डी जून 2005 में। तो अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसे डायरेक्टली पता होगा कि इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी मार्च 2009 में। फिर आ जाते हैं सवाल नंबर 16। What does WSA stands for? WSA की पॉलिसी किस चीज़ के लिए स्टैंड होती है, इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए वाइड स्कूल अप्रोच, ऑप्शन बी होल स्टेट अप्रोच, ऑप्शन सी होल स्कूल अप्रोच, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा आंसर आएगा इसमें होल स्कूल अप्रोच यानी कि ऑप्शन सी। होल स्कूल अप्रोच मतलब पूरे स्कूल में एक ही तरीके की अप्रोच लगाई जाएगी उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। पूरे स्कूल में एक ही तरीके का होगा, ऐसा नहीं होगा कि इस क्लास में कोई और स्ट्रैटेजी चल रही है और दूसरी क्लास में कोई और स्ट्रैटेजी चल रही है। फिर आ जाता है हमारा सवाल नंबर 17 यानी कि इसमें आ जाता है हमारा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्कूल रेडीनेस। अब स्कूल रेडीनेस में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, किस तरह से हमारे इसको हम कहते हैं कि स्कूल रेडीनेस, कि स्कूल तैयार है आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए, स्कूल समर्थ है। कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स आते हैं? ऑप्शन ए लर्नर, टीचर एंड करिकुलम, पढ़ने वाला व्यक्ति है, टीचर है और आपका सिलेबस है, करिकुलम है, कोलेस्टिक स्कॉलस्टिक दोनों। ऑप्शन बी आपकी भाषा है, लर्निंग है और करिकुलम है, या ऑप्शन सी चिल्ड्रन रेडीनेस है, बच्चा स्कूल आने के लिए तैयार है, स्कूल रेडीनेस है, स्कूल पढ़ाने के लिए तैयार है, और फैमिली रेडीनेस है, मतलब कि फैमिली बच्चे को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, या ये सारे ही। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन सी यानी चिल्ड्रन रेडीनेस, स्कूल रेडीनेस एंड फैमिली। अगर ये 3 एलिमेंट है तो स्कूल रेडीनेस हमारी बिल्कुल तैयार है। फिर आ जाते हैं सवाल नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्निंग स्टाइल। अब लर्निंग स्टाइल के भी टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स आपके दिए गए हैं कि किस किस तरीके से हम बच्चों को लर्न करवा सकते हैं चीज़ें। ऑप्शन ए विजुअल लर्नर, ऑप्शन बी ऑटिज्म, ऑप्शन सी बिहेवियर डिसेबल, ऑप्शन डी एपिलेप्सी। अगर आप देखो तो ये तीनों ही ऑप्शन, ऑटिज्म, बिहेवियर डिसेबिलिटी और एपिलेप्सी, ये तीनों ही ऑप्शन हमारे किसी न किसी तरीके की डिसेबिलिटी को दर्शाते हैं। लेकिन विजुअल लर्नर में ऑप्शन ए, विजुअल लर्नर मतलब देख के कोई सी चीज़ को हम जब लर्न करते हैं या किसी चीज़ को समझते हैं तो वो हमारा विजुअल लर्निंग में आता है। तो हमारा आंसर होता है विजुअल लर्नर, ऑप्शन ए इज आवर आंसर। फिर आ जाता है सवाल नंबर 19 विच इज़ नॉट अ पेडागोगिकल स्ट्रैटेजी। जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना तो हमारे दिमाग में ये जो नॉट वर्ड है इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये हमारे जो नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम जनरली पॉजिटिव में ही लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे नेगेटिव क्वेश्चंस आते हैं जिसमें नो, नॉट, नेवर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी पेडागोगिकल स्ट्रैटेजीज नहीं है वो हम देखते हैं। ऑप्शन ए जर्नल इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, कि आपको जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपने सब्जेक्ट पढ़ना है। ऑप्शन बी डिज़ाइन अप्लाइड टू टीचिंग, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है कि हमने अपनी टीचिंग, माइक्रो लेसन प्लान्स होते हैं, मैक्रो लेसन प्लान्स होते हैं कि हमने अपनी टीचिंग प्रोसेस किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। ऑप्शन सी पेडागोगिक मेथड दैट आर पार्ट ऑफ अ वाइड पार्ट, यानी कि अगर हमें कोई सब टॉपिक पढ़ाना है तो उसके लिए भी हम स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। दैट इज आवर पेडागोगिक मेथड फॉर अ वाइड पार्ट, मतलब एक बड़े टॉपिक के लिए, एक छोटे से सब टॉपिक के लिए हमने कोई पेडागोगिकल स्ट्रैटेजी बनाई। या ऑप्शन डी मल्टी सिस्टम ऑफ टीचिंग। मल्टी सिस्टम ऑफ टीचिंग होता है कि कई सारे सिस्टम मिलके एक टीचिंग प्रोसेस को जन्म देते हैं, एक टीचिंग प्रोसेस को आगे प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी जो है मल्टी सिस्टम ऑफ टीचिंग हमारा आंसर बनेगा। फिर आ जाता है सवाल नंबर 20 हमारा, विच इज अ एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग होती है हमारी जब हम साथ में बैठ के किसी चीज़ को लर्न करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी विवाद के, तो वो हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाई जाती है। ऑप्शन ए है हमारा हेट्रोजीनियस ग्रुप, यानी एक समान ग्रुप हो हमारा, कोई ज़्यादा नहीं है कोई कम नहीं है, सारे एक समान है। ऑप्शन बी टीचर सुपरविजन, एक अध्यापक खड़ा हो, एक सुपरविजन में हो हम। ऑप्शन सी फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो हमारा। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही अगर एलिमेंट होंगे तो हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग
सक्सेसफुल कहलाया जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये तीनों ही कोऑपरेटिव लर्निंग के एलिमेंट्स हैं, तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। फिर सवाल नंबर 21 है हमारा, STAD स्टैंड्स फॉर व्हाट। STAD की फुल फॉर्म हमें इसमें बतानी है। इसमें भी हम सिंगल लेटर भी पूछा जा सकता है और कंप्लीट वर्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए, स्टूडेंट टीम असिस्टेड डेमोन्स्ट्रेशन, कि स्टूडेंट्स ने एक टीम बनाई, किसी को असिस्ट किया और डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आपको एक लर्निंग, आपको एक अचीवमेंट दे रहे हैं। ऑप्शन बी, स्टूडेंट टीच एडेड डिवीजन, यानी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में एडेड, यानी कि कोई भी ऐसा एड डिवाइड किया गया है जिसके थ्रू आपकी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। ऑप्शन सी, स्टूडेंट टीच अचीवमेंट डिवीजन, यानी कि स्टूडेंट और टीचर ने क्या क्या अचीवमेंट किया है उसको आप डिवाइड करते हो, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि स्टूडेंट टीच अचीवमेंट डिवीजन। स्टूडेंट टीच अचीवमेंट डिवीजन आपका इसका आंसर होगा। फिर आ जाता है सवाल नंबर 22 हमारा, IED स्टैंड्स फॉर। ये सारे एक्रोनिम्स हैं और ये सारे एक्रोनिम्स, इससे अधिक एक्रोनिम्स आपको मिलेंगे क्रिएटिव फॉर इंक्लूसिव स्कूल्स में, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं, बहुत सारे एक्ट्स आपके आए हैं। इसमें है ऑप्शन ए, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। ऑप्शन बी, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ऑप्शन सी, इम्प्रोवाइज एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ऑप्शन डी, इंटरिम एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो इसको आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। हमारा पूरा सब्जेक्ट है इस पर डिपेंडेड है। क्रिएटिव इंक्लूसिव स्कूल पूरा का पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन पर ही डिपेंड है हमारा। फिर आ जाता है सवाल नंबर 23, यानी 23, अडैप्ट पॉलिसी हमारी कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुई थी। ये भी बहुत अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है, जिन्होंने अडैप्ट बेस्ड, ऑटिज्म वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है ये, जो स्टूडेंट थोड़े मेंटली स्लो होते हैं, मिनिमम लर्निंग की जाती है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। और ये पॉलिसी कौन सी ईयर में बनाई गई थी वो हम देखते हैं। ऑप्शन ए, 3 मार्च 2005। ऑप्शन बी, 2 सितंबर 1997। ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1972। या ऑप्शन डी, 5 नवंबर 1995। तो हमारा इसमें ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, 3 मार्च 2005 में हमारी अडैप्ट पॉलिसी आई गई थी, स्टैब्लिश की गई थी। फिर आ जाता है हमारा सवाल नंबर 24, यानी कि कौन से एक्ट में ऐसा कौन सा आर्टिकल है हमारा जो राइट टू वर्क को सपोर्ट करता है। राइट टू वर्क हम पढ़ते हैं जिसमें हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं कि हमारे जो वर्क प्लेस है वहाँ पे हमारे साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वुमेन है तो उसके साथ कोई सेक्सुअली हरेसमेंट ना हो, उसको कोई तकलीफ ना दी जाए, आपका जो जिस काम करने की जो जगह है उसका एनवायरनमेंट इतना आपके लिए हेल्थ हजार्डियस ना हो, हेल्थ को लेके हमारा राइट होता है। तो राइट टू वर्क कौन से आर्टिकल के तहत आता है, ये भी बहुत ज़्यादा अप्लाइड बेस है। ऑप्शन ए, आर्टिकल 21। ऑप्शन बी, आर्टिकल 41। ऑप्शन सी, आर्टिकल 45। या ऑप्शन डी, आर्टिकल 19। तो इसका आंसर डायरेक्टली बनेगा हमारा ऑप्शन बी, आर्टिकल 41 में हमारा राइट टू वर्क है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फिर हमारा आखिरी सवाल है, आखिरी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, IPH इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकल हैंडीकैप्ड कौन से एक्ट में बना और कब बना। इसके लिए आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा इंस्टीट्यूट है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो दीनदयाल उपाध्याय का इंस्टीट्यूट है, स्वामी विवेकानंद जी का इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए इंस्टीट्यूट्स बनाए। और ये कौन से एक्ट में बने और कब बने वो हम देखते हैं। ऑप्शन ए, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ऑप्शन बी, सोशल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1995। ऑप्शन सी, सोशल इकोनॉमिक एक्ट 1885। या ऑप्शन डी, सोसाइटल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1855। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोशल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1995 में ये एक्ट बना था। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए थे इंस्टीट्यूट, ताकि वो समाज में सक्षम रहे अपने आप को समर्थ करने के लिए और उन्हें पूरी तरीके से सहयोग दिया जाए, हमारी सहायता दी जाए अपने आप को सक्षम और समर्थ साबित करने के लिए। तो ये तो हमारे कुछ सवाल थे जो हमने रफली आपके लिए प्रिपेयर किए थे, आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए थे, जो कि आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे आपके आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं बहुत ही
कम समय में आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं और 45 मिनट दिए जा रहे हैं, बैक टू बैक एग्जाम्स हो रहे हैं। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस वीडियो को प्लीज़ देखो, शुरू से लेके एंड तक देखोगे तभी वीडियो समझ में आएगी। स्किप कर करके देखोगे या बीच बीच में से देखोगे तो वीडियो समझ में आपको नहीं आएगी। एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि हम भी इतनी मेहनत करते हैं, आप भी इतनी मेहनत कर रहे हो, अपना टाइम निकाल के वीडियो देख रहे हो, तो उसे वेस्ट ना करके आप सब्सक्राइब करो, हमारा ये लाइक करो। हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम अधिक से अधिक वीडियोज़ बनाएं, आपको हेल्प करें। हमारा मोटिव यहाँ पर सब्सक्राइबर इकट्ठा करना या यूट्यूब से पैसे कमाना नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी वी आर सेल्फ इनफ फॉर ऑल दिस थिंग्स। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि जो इन्फॉर्मेशन बाकी के इंस्टीट्यूट आपको नहीं दे पाते हैं या बाकी कॉलेजेस नहीं दे पाते हैं, वो आस्था शिक्षा केंद्र आपको दे सके। हमारे पास हमसे जितना बन पड़ता है हम करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि ये जो फ्रॉड होता है स्टूडेंट्स के साथ वो कहीं ना कहीं रुके, कहीं ना कहीं वो फ्रॉड ना हो, कहीं ना कहीं आपको जेन्युइनली एक ट्रांसपेरेंसी से आपके पास इंस्ट्रक्शंस आए, एक जेन्युइन रिपोर्ट आपके पास पहुँचे। किसी को तो ये एफर्ट करना ही है, तो हमने ये अपना एक कदम उठाया है और आपका अगर मोटिवेशन मिलेगा और आपका अगर साथ मिलेगा तो हम अधिक से अधिक इस पर वीडियोस बना पाएंगे। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो इन योर अदर ग्रुप्स टू। आजकल तो व्हाट्सएप पे इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल इतना ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ आप ये लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन दो ताकि हम और ज़्यादा वीडियोज़ आप ही लोगों के लिए बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आई होप कि हमें आपका सपोर्ट और लव और भी ज़्यादा मिलेगा।